इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समनंद मिश्रा। वक्त हो चला है पंजाब और हरियाणा की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जन्माष्टमी कार्यक्रम पर गुर्जर धर्मशाला पहुंचे। यहां सभा की ओर से उनका स्वागत किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने धर्मशाला में बने मंदिर में माथा टेका और दीप प्रज्वलित किया। मुख्यमंत्री आज पूरा दिन कुरुक्षेत्र में रहे। यहां उन्होंने धार्मिक, इंडस्ट्रियल और खेती से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं गुर्जर धर्मशाला में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को कुरुक्षेत्र की धरा से भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया है। सीएम ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। यहां वे सबसे पहले गुर्जर धर्मशाला पहुंचे और जन्माष्टमी के पर्व पर जितने कार्यक्रम थे उनमें शिरकत की। इसके बाद वे मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में मधुमक्खी पालन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे। इस कार्यशाला में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी उनके साथ मौजूद रहे। और स्वयं रेलवे मंत्री को मिलूंगा, मगर जी आपके तो ये काम है नहीं, क्योंकि धार्मिक नगरी है, बहुत सारे लोग आते हैं और बाहर दूर दराज से, पूरे देश से लोग घूमने के लिए आते हैं। और स्वयं रेलवे मंत्री को मिलूंगा, मगर जी आपके तो ये काम है नहीं, क्योंकि धार्मिक नगरी है, बहुत सारे लोग आते हैं और बाहर दूर दराज से, पूरे देश से लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर आप अलाउ करेंगे तो वो उसको देने का काम करें धर्मशाला को, क्योंकि भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के इस भव्य जन्मोत्सव के आयोजन के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का तो है ही, साथ ही यह हमें गीता के उस अमर संदेश की भी याद दिलाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए ये संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। मुझे कहना के बारे में दो पंक्तियां याद आ रही हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है। आज जन्माष्टमी का महापर्व है। माँ यशोदा की गोद में चांद सा मुख चमकाए नन्ना कन्हैया माखन चुराकर सबको नाच नचाए। सत्य, बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे गुर्जर धर्मशाला में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं पुनः आप सबको हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। बात का काम करते हैं और बड़ी तन्मयता से कोई भी जिम्मेवारी मिलती है, उस जिम्मेवारी को पूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे अशोक गुर्जर जी। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव इस बार कृतिका नक्षत्र में मनाया गया। परंपरागत मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद शुरू होगा। इस कारण भगवान के जन्म का पर्व कृतिका नक्षत्र में ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं धार्मिक शोध केंद्र संचालक पंडित ऋषभ वत्स का कहना है कि हमारे धार्मिक आचरण में नक्षत्र से अधिक तिथि का महत्व होता है। पर्व हमेशा तिथि के आधार पर ही मनाए जाते हैं। जो लोग विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र में जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं वे 17 अगस्त को भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नवमी तिथि रहेगी। परंपरागत दृष्टि से इस जन्माष्टमी नहीं मनाया जाएगा। पंडित वत्स ने बताया कि अष्टमी, अमावस और पूर्णिमा जैसी विशेष तिथियों पर व्रत रखने का वैज्ञानिक आधार भी है।
कृष्ण जी के जन्म के समय को पर्व के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार है हिंदुओं के लिए खास तौर पे। इसमें अब दो कैटेगरी मुख्यतः होती है, एक स्मार्त और एक वैष्णव। स्मार्त वो लोग होते हैं कि जो हिंदू शास्त्रों में यकीन रखते हैं, जिनको आस्था है उनकी हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में होती है और उनको गृहस्थ भी बोला जाता है। और वैष्णव वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी गुरु से दीक्षा ली है, ठीक है, जो किसी एक विशेष संप्रदाय के अंदर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा ही जन्माष्टमी 2 दिनों में मनाई जाती है, जिसमें एक गृहस्थ के लिए होती है, एक वैष्णव के लिए होती है। तो गृहस्थ के लिए ये 15 तारीख की बनती है और वैष्णव के लिए ये 16 तारीख। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वैसे जब कृष्ण जी का जन्म हुआ उस वक्त रोहिणी नक्षत्र था और अष्टमी तिथि थी, जो इस बार योग इकट्ठा नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको रोहिणी नक्षत्र से पकड़ते हो तो आपको अष्टमी तिथि नहीं मिलती, नवमी तिथि मिलती है। और अगर आप रोहिणी नक्षत्र को पकड़ते हो तो आपको अष्टमी नहीं मिल रही है। और अगर अष्टमी तिथि के अनुसार आप जन्म मनाते हो तो आपको रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। तो लेकिन वैसे भी एक आम जनसाधारण में भी तिथियों का एक विशेष महत्व होता है, इस और पर्व तिथि के अनुसार ही ज्यादा मनाए जाते हैं। दोनों में अगर नक्षत्र को और तिथि में कंपैरिजन किया जाए तो किसी व्यक्ति का भी जो जन्म होता है उसमें उसकी तिथि महत्वपूर्ण होती है। जन्म की नक्षत्र के एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, वो कुंडली के अनुसार होती है, वो उसके जन्म दिवस के अनुसार कम महत्व रखती है। तो यहाँ पर जो गृहस्थ लोग हैं उनको 15 तारीख को जन्माष्टमी मनानी चाहिए और जो वैष्णव लोग हैं वो 16 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कीर्तिनगर के पास रेलवे ट्रैक में 4 हिस्सों में कटे हुए एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। बता दें कि व्यक्ति के पास से मिला एक मोबाइल फोन भी मिला है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुई थी कि ऐसे किलोमीटर नंबर 156 के 28-30 के दरमियान रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र के पास एक डेड बॉडी है। मान लो ट्रेन से वो रन ओवर हुआ है, रेलवे दुर्घटना ही लग रही है देखने से। तो बाकी बॉडी की पहचान अभी नहीं हुई है। देखने में युवक है, हेल्दी है काफ़ी, वो 30-32 या 35 के आसपास उसकी एज लग रही है अभी। तो उसकी जामा तलाशी से एक फ़ोन वीवो मिला है, तो उसके आधार पे हम शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। अभी फ़ोन से कोशिश की है बट फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाया है, उसको लॉक खुलवा के प्रयास जारी है शिनाख्त की। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया? नहीं, ये तो 194 की कार्रवाई होती है, 194 BNSS की कार्रवाई हो रही है। कहाँ पे मिला है बॉडी? ये किलोमीटर नंबर 156 का जो 28-30 है, रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पे मिली है डेड बॉडी, रेलवे लाइन पे। कुरुक्षेत्र में आयोजित मधुमक्खी पालन राज्य स्तरीय कार्यशाला समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में पहुंचे किसानों को बताया कि कैसे किसानों की आय दुगनी हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोला कि भाजपा सरकार किसानों फसल खराब होने पर हमने विपक्ष द्वारा दिए गए 1155 करोड़ की जगह 15,000 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मधुमक्खी हमें शहद के अलावा और भी बी वेनम जैसे कई महत्वपूर्ण उत्पादन भी मिलते हैं, जो कि कृषि के साथ इनकम का भी एक स्रोत है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ध्यान दे तो किसान अपने शहद को विदेशी बाजारों में भी बेच सकता है। सरकार मधुमक्खी पालन को यहां पर बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। अब चौथे नंबर पे है। अब इसको आगे बढ़ा तो कैसे बढ़े? अब कहते हैं स्टार्ट, भाई कुछ ना कुछ तो करो तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर हर व्यक्ति एक बात दिमाग में सोच ले, भाई मैं कुछ ना कुछ करूं, जिससे वैश्विक तरीके से सोच बढ़े, भाई हम दुनिया का मुकाबला कैसे करें। आज ऐसी परिस्थितियों में हमारा देश गुजर रहा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और देश की बात है, वैसे गाँव के अंदर हम बड़े लोगों से सुनते हैं, भाई जिसके घर में दाने उसके सारे सियाने, और जिसके घर में दाने ना हो वो सियाने भी जाने। अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी तो हर भारतवासी मजबूत रहेगा। किसी चीज को बढ़ावा देना हो तो उसको शेयर करने के लिए एक जगह जरूर मिलती है। अगर हम कहीं जाके बेचेंगे फिर उसका रेट कम मिलेगा, अगर कोई आके खरीदेगा उसका रेट ठीक मिलेगा। मार्केटिंग होनी जरूरी है। हमारे यहाँ प्रदेश में पंजाब है, हरियाणा है, अब हमारी फसलों की मार्केट है।
एमएसपी तय कर रखे सैनी साहब ने। इतने लंबे कार्यकाल में विपक्ष के नेता होते हुए जिस महान व्यक्तित्व ने विपक्ष की भूमिका को नीचे गिरने नहीं दिया, ऐसे महान व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति, और जब जिनको समय मिला इस देश की सेवा करने का, तो उन्होंने इस भारत मां की मजबूत विकास की नींव रखने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। और आज इस अवसर पर जब हम मधुमक्खी पालन के राज्य स्तरीय इस कार्यशाला में हम एकत्र आए हैं, इस अवसर पर हमारे कृषि एवं कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हरियाणा सरकार के पूर्व में मंत्री और इस क्षेत्र के हमारे नेता करके मुझे भी बड़ा गर्व और हर्ष हो रहा है। जैसा मैंने कहा है कि इस धरा पर एक नए कृषि यज्ञ हम सब जानते हैं, एकीकृत मधुमक्खी पालन पर विचार मंथन करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आज की यह कार्यशाला मधुमक्खी पालकों को वैज्ञानिक व आधुनिक ढंग से मधुमक्खी पालन करने की एक नई दिशा भी देती है। मैं सोच रहा था कि आप मधुमक्खी से कितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। शहद उनका निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती, अगर कोई और छेड़ेगा। पटियाला के बरांदरी गार्डन में एक बड़ा पेड़ अचानक गिर जाने से नीचे गुजर रहा एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह अचानक ये पेड़ गार्डन से गुजरती सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे काफी लोग बाल बाल बच गए, लेकिन ई रिक्शा उसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद उसका इलाज जो है चल रहा है और वो घायल हो गया। हालांकि पेड़ को वहां से हटाने का काम फिलहाल चल रहा है। नाम शेरू है जी। की काम करते हो? प्रसाद की दुकान है जी। ये 7:15 जी। नीचे एक तो आ गया जी टेंपू वाला। अच्छा, सवारी नहीं कल्ला सीगा। कितना जख्मी है? जख्मी है, सिर 'ਚ सੱਟ ਵੱਜੀ। हॉस्पिटल दाखिल कराया। रजिंद्रा कितने बजे गिरा है वाला? 7:15। ते कारण की गिरने का कारण की? कारण बारिश ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ। एक खोखला भी हो गया सी? खोखला जी, हाँ जी। कितने साल लगा है? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜੀ 70-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 70-80 साल। हाँ जी। प्रशासन ने कभी इन्हों गौर नहीं किया? नहीं जी। मौजूदा वक्त में जहां रिश्तों में दरार देखने को मिलती है, जहां देश में वृद्धाश्रमों में भारी इजाफा जो है देखने को मिल रहा है, एक और बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पंजाब के संगरूर में एक ऐसा शख्स है जो 1990 से लवारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है। 1984 से बिना किसी लालच और बिना किसी पैसे के वह दाह संस्कार की रस्में जो है निभाते हुए आ रहा है। संगरूर निवासी रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अब तक लगभग 5000 लवारिस लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया है। हालांकि रमेश कुमार ने यह भी कहा कि उनके इस काम की वजह से उनके कुछ रिश्तेदार दूर हो गए हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि रमेश गंदा काम करते हैं। मेरा नाम है, मैं लगभग बचपन तो ही जो मैं तीजी चौथी पढ़ता हुंदा सीगा, मेरे बुजुर्ग उरे मेरे दादा जी और मेरे पिता जी उरे शिवपुरी शमशान घाट दे विच संस्कार दी अंतिम क्रिया करन वास्ते लकड़ां दा काम शुरू कीता सीगा। उस समय ही लवार डेड बॉडियां दा आउण दा दौर शुरू हो गया सीगा। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਪਤਾ ਲਵਾਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਕਲੀਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ 80-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਗਿਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਧਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਗ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। फिलहाल के लिए हरियाणा और पंजाब की खबरों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।